मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। विस्तार न्यूज़ के दफ्तर में आप देख रहे हैं कि काजू है, किशमिश है, बादाम है और बिस्किट है और टीएस बाबा। तो आप कुछ हाथ में लिए हैं तो शुरू कर लीजिए, फिर हम लोग इंटरव्यू शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ के दफ्तर में बाबा साहब। थैंक यू। उद्घाटन में भी मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन उस समय आप नहीं आ पाए थे। उसके बाद लगातार मेरी लड़ाई चलती रही। जैसे आप लोग चुनाव लड़े, वैसे मैं आपको दफ्तर लाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज आप फाइनली आ गए हैं, तो इंटरव्यू की शुरुआत करें। जी। घूमते फिरते करते हैं और घूमते फिरते ही हम लोग बातचीत भी करते हैं। तो ऐसे दफ्तर दिखाऊंगा आपको, नया दफ्तर बना है और शुरू करते हैं। जीवंत कार्यालय है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। एनर्जी बहुत हाई लेवल की दिख रही। यहाँ पे आपको भी सब लोगों से परिचय धीरे धीरे कराऊंगा। ये पूरा देश समाहित है इस दफ्तर में, पूरा देश। लेकिन सबसे पहले इस तरफ ले चलूँगा। ये हमारा इनपुट डेस्क है और इनपुट डेस्क मतलब जो खबर जो आती है सबसे पहले तो वॉच करने के लिए लोग यहाँ देखते रहते हैं। ये सब डिजिटल की टीम है। कैसा लग रहा है आपको इस तरह का दफ्तर छत्तीसगढ़ में? बादाम काजू खा रहे हैं लग रहा है। हाँ, बादाम काजू खा रहे हैं। वो भी पॉलिटिशियन है ना। जी, मैं तो घर वाला हूँ। घर तो कैसा लग रहा है हमारा दफ्तर आपको? बहुत अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना व्यवस्थित और जीवंत होगा। एनर्जी है, जान है। तो चलिए इस तरफ आते हैं। ये देखिए, ये बस्तर का लड़का है, इसलिए सबसे पहले मैं इसके पास आता हूँ बाबा साहब। और सुकमा का है, इसलिए शुरुआत ऐसी हम लोग सबसे करते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, इन लोगों से सबसे मैं कहता हूँ आप लोग सवाल करिए अपने प्रदेश के नेताओं से। तो ये सुकमा से आते हैं और बाबा साहब से आपको जो भी आपके मन में हो सवाल की शुरुआत कीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे उधर बढ़ते जाएंगे। मेरा सवाल ये था कि आप पिछले सरकार में इतने अहम पद पर थे, आपके मन में बहुत सारे रहे होंगे काम कि ये काम करना है। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर पाए, जिसका मलाल आपको आज भी है? मलाल तो नहीं रहता, लेकिन काम कर पाते तो संतोष रहता। तो जितना कर पाए उसका संतोष है और बहुत कुछ है जो मन में था करने का। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ये सत्यम पांडे हैं। ये डिजिटल में हर विधायकों को ये घुमाते हैं अपनी गाड़ी में बैठाकर, उन्हीं के साथ ब्रश करते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं। तो इनका सवाल थोड़ा चटपटा रहता है, लेकिन पूछ लो। मैं लगातार 10-15 साल से बात कर रहा हूँ, जवाब सबका मिलता है। बाबा साहब नमस्कार। आपको सब प्यार करते हैं, आपके पार्टी के लोग प्यार करते ही हैं, मगर जो विरोधी हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं। अभी हाल ही में अंबिकापुर गया हुआ था, वहाँ मैंने अग्रवाल जी से बात की। मैंने बहुत कोशिश की कि आपके बारे में जान पाऊँ। बड़े सम्मान से आपका नाम ले रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ भूपेश बघेल कहाँ खेल कर गए? इनका ये कहना है कि जब आपके जिससे लड़ाई थी वो भी आपके खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन भूपेश बघेल कहाँ खेल कर गए? सीधा सवाल। मैं बोल रहा था ना, थोड़ा चटपटा पूछता है। गड़बड़ तो भूपेश भाई ने भी कुछ बोला नहीं मेरे ख्याल से। कहने के लिए तो किसी ने, ना मैंने ना उनने कभी कुछ ऐसा कहा। लेकिन जैसा था वैसा नहीं रहा। जैसा था वैसा नहीं रहा मतलब क्या? रिश्ता काम करने का संबंध जो था, सामाजिक स्तर पे तो जरा भी फर्क नहीं आया। वो भी पूरा लिहाज करते हैं, हम लोग भी व्यवहार रखते हैं। काम हम लोग साथ करते थे, एक तरह से पार्टनर के रूप में। जब से छत्तीसगढ़ बना तब से ही आदिवासी एक्सप्रेस निकली, सभी विधायकों को बस में लेके इन लोग आए। मैं तो सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ लेवल की राजनीति में नहीं था, सरगुजा में ही काम करता था। और भूपेश थे, राजेश तिवारी थे, इन लोग सभी विधायकों को उस समय के मध्य प्रदेश से जो आए थे, करीब 34 विधायक, इनको लेके बस में निकले थे कि आदिवासी हमको मुख्यमंत्री बनाना है, आदिवासी एक्सप्रेस। तो मैं उसका हिस्सा बना। तो तब से हम लोग 2018 के चुनाव तक लगभग 18 साल साथ साथ काम करते गए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ। मतलब ये मानते हैं आपकी गड़बड़ हुई? हाँ, गड़बड़ हुआ। आगे बात करेंगे गड़बड़ी की बात। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। पढ़ें, आगे बढ़ें। रोहित मिश्रा हैं, ये रिपोर्टर हैं, आपको कभी कभी परेशान करते होंगे। सवाल पूछ लीजिए। बाबा साहब, अभी हाल ही में कांग्रेस के कई नेताओं पर एफआईआर हुआ, देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर। तो क्या लगता है बदलापुर की राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है? देवेंद्र के सिलसिले में तो मेरे को ठीक नहीं जमा, क्योंकि कोई ऐसी बात, जहाँ तक मेरे को जानकारी, कुछ और बात हो जो अभी तक सार्वजनिक हो जानी थी, अगर कोई और बात थी, कि उनको वहाँ कार्यक्रम में सतनामी समाज के लोगों ने बुलाया था, लीडर्स ने बुलाया था। कई लोगों को बुलाते हैं। वो वहाँ के सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जाना हुआ एक चेहरा था, तो उन्होंने उनको बुलाया था। वो वहाँ पर गए थे। गए भी तो उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया था कि भाई समाज का कार्यक्रम है, आप ऐसा ना हो कि ये लगे कि कुछ दूसरी प्रकार की कार्रवाई हो रही है या सम्मेलन हो रहा है। तो नीचे बैठ गए और 5-10 मिनट में चले गए।
तो इस बीच में उनने भीड़ को उकसाया किया। मेरे पास कोई जानकारी होती तो मैं भले ना कहता, पर इस तरह से नहीं बोलता। मेरे पास जो जानकारी है तो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। मोहम्मद अकबर के भी ऊपर भी एफआईआर हुआ एक केस में, उसको फिर कानून की व्यवस्था में आप एक्शन आपको लेना है तो आपको चेहरा नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात है कि छांट के हो रही है क्या कार्रवाई। अब अकबर तक पहुंच गए हो तो भूपेश बघेल वाला मैं पूछ लेता हूं। भूपेश बघेल पर जो एफआईआर हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? कई बातें उस संदर्भ में आई कि लोग जो भूपेश के साथ काम कर रहे थे वो आज जेल में भी हैं और करप्शन इत्यादि की बातें बहुत दिनों से चल रही थी। उनमें उनका कहना है कि हमारे पास सबूत है। और एक मैंने न्यूज़ आइटम देखा था, वो क्या महादेव बुक या क्या महादेव सट्टा ऐप सट्टा ऐप था, उसके संदर्भ में भी कि हमने 508 करोड़ रुपए कितना हमने उनके तक पहुंचाया। कहीं कोई लिंक नहीं, कहीं कोई सबूत नहीं। आप कैश किसी के पास ले जा रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं प्रमाण तो आपके पास होना चाहिए। ट्रेल जो कहते हैं, मनी ट्रेल तो होनी चाहिए। तो ऐसे आरोपों के बीच में अगर उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो यही दिखेगा कि ये तो फिर केवल नाम बदनाम करने के लिए या किसी प्रकार का प्रेशर बनाने के लिए। वरना आप कहीं कोई गलती हुई है, उसका सबूत है, तो आप कार्रवाई करो। ABCD XYZ सबके ऊपर। चलिए, ये मृगेन जी हैं, हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ हैं। इनको हम लोग नेता के नाम से जानते हैं। तो नेताजी, आप कुछ नेतागिरी वाले सवाल पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ूँ मैं। बाबा साहब, अभी देखिए 1 साल पूरे हुए हैं कांग्रेस को सरकार से बाहर हुए, और सबसे बड़ी हार सरगुजा में हुई। 14 की 14 सीट आप लोग हार गए। तो सरगुजा में हार का क्या कारण रहा? और एक और सवाल जो आपसे भी जुड़ा है और बहुत सारे नेताओं से जुड़ा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने कुछ प्रमुख चुनिंदा नेताओं को हराने के लिए फंडिंग की, ऐसे आरोप लगते हैं, और वो नेता सब हार गए। तो दोनों का एक जवाब। फंडिंग 9 मंत्री हारे। अगर 9 मंत्री है। 9 मंत्रियों की बात करें, 13 में से 9 मंत्री हारे, 4 जीत पाए। और इन सबके खिलाफ फंडिंग की बात हो ये तो लगता नहीं है, क्योंकि कोई कैसे किससे कैसे संबंध थे सब जानते हैं। तो उन सबके खिलाफ पैसे गए हो ये संभव भी नहीं है। तो अटकलबाजी होती है कि ऐसा हुआ होगा। और जहाँ तक हार का सवाल है, अप्रत्याशित सा रहा। मुझे इस बात का व्यक्तिगत तौर पे खुद के लिए ये एहसास था कि अभी ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे। जीतने की उम्मीद पूरी थी मुझे, कम मार्जिन से जीतूंगा, लेकिन हारा। और एक वहाँ जो वातावरण सरगुजा क्षेत्र में बना था वो इस बार का ज़रूर था कि लोगों को मन में एक बात बैठ गई थी कि हमारा भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये मीडिया में भी चला, लगातार चला। तो ऐसी कोई बात थी कि नहीं थी, एक उम्मीद लोगों में रहती है। लोगों में था कि नहीं बाबा बस अब मुख्यमंत्री का हो जाएगा, 2.5 साल पूरे हो गए, हो जाएगा। वो एक फैक्टर था जिसको आज भी जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मेरे को कह रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि फैक्टर वो, मतलब अगर आपको लास्ट में भी मुख्यमंत्री बना देते तो परिणाम कुछ और होता है, ऐसा आपका मानना है? कुछ समय काम करने को अगर मिलता तो उस क्षेत्र में तो निश्चित रूप से फ़र्क होता। नहीं, लेकिन आज एक बात का खुलासा आप विस्तार न्यूज़ में आए हैं तो कर दीजिए बाबा साहब, कि अगर कोई मान लीजिए 2.5 साल वाली बात हुई थी जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी भी थी, वो खबर हम लोगों ने भी खूब खबर दिखाई थी और ये बात कही गई। मैंने ही पहला सवाल भूपेश बघेल जी से पूछा था 2 साल खत्म होने पर। मुझे ये कहा गया था कि 2 साल का सवाल देख लीजिएगा, 2.5 साल वाला मत पूछिएगा, लेकिन मैंने पूछ लिया जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर राहुल जी के सामने कोई बात ऐसी रही होगी तो फिर उसके बाद 40-40, 50-50 विधायकों का शक्ति प्रदर्शन करना भूपेश बघेल जी को किसी ने तो शह दी होगी ना। ऐसे तो नहीं चलता ना, ये तो पार्टी का अनुशासन नहीं है बाबा साहब। उसमें देखिए अभी भी मैं बंधा हुआ हूँ, पार्टी का डिसिप्लिन मान लीजिए, और कुछ पर्दा रखना, जो बंद कमरों में बात होती है, मैं बार बार वो कहता हूँ कि उसकी मर्यादा रखना मैं मानता हूँ कि ज़रूरी हो जाती है। तो पूरी बात तो मैं नहीं कह सकूँगा अभी, शायद कभी मौका लगे तो होगा तो सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। लेकिन चर्चा थी, देखिए कुछ बात हुई ना हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विधायक भी गए, बहुत विधायकों ने दिल्ली में मीडिया के साथियों ने पूछा कि उनने भी उसी लिहाज से पूछा कि मुख्यमंत्री के चेंज होने के संदर्भ में आप लोग कहे कि नहीं हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं।
तो कोई ऐसा नहीं था कि जो विधायक गए थे किसी एक उद्देश्य से ही गए थे जरूर, और मुलाकात भी नहीं हुई। तो उसका अगर आप पॉलिटिकली जोड़ें तो जो सीनियर लीडरशिप थी उन्हें टाइम भी नहीं दिया। तो उस बात का अगर लोग गए भी थे तो वजन वैसा नहीं पड़ा, वरना लीडरशिप मिलती। राहुल गांधी आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे या नहीं? अब ये तो वही बता पाएंगे। नहीं, अगर वो बनाना चाहते तो आप बन गए होते। हाँ जरूर। इसका मतलब वो नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक है कि मन यही बंद कमरे वाली बात थी। बंद कमरा तो एक अलग है, उसकी डिटेल में करीब लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी बोलने की स्थिति अभी नहीं है। मैं समझ गया, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप बहुत साफ गोई तरीके से सब कुछ बोल देते हैं। रवि मेरी कहाँ है? चलिए कोई बात नहीं। कोई सवाल है आपका? बाबा साहब के लिए आपने सवाल तैयार किया है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। वैसे तो टीएस बाबा एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़ा नाम भी है, बड़े कद के भी हैं। बड़े कद के भी नेता हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। तो ये जानना चाहूँगा कि आप तो दिल्ली जा सकते हैं और केंद्र आपको बुलाना भी चाहता है, तो फिर आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल में एक और सवाल मैं जोड़ देता हूँ। मुझे तो ये भी सुनाई दिया है मृगेंद्र भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ठीक करिएगा, बाकी तो आप वही कहेंगे कि कुछ बाध्यताएं हैं। मुझे ये भी सुनाई में दिया कि वो केसी वेणुगोपाल साहब केरल जाना चाहते हैं और वो जो है वहाँ मुख्यमंत्री की तैयारी करना चाहते हैं, और केसी वेणुगोपाल की जगह जो है राहुल जी को सबसे मुफीद आप ही लग रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब चर्चाओं का विषय हो जाता है, स्पेकुलेशन जिसको कहते हैं। ये बात हो रही है, कुछ चेंज हो सकते हैं। अभी हाल में सीईसी की भी बैठक हुई, उसके बाद वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी, साथ में शायद पवन खेड़ा जी भी थे, इनने मीटिंग ली और उन्होंने ये कह दिया कि करीब 5.5 घंटे मीटिंग चली CWC की। बहुत बड़ी बात है 5.5 घंटे मीटिंग चलना। और ये तय हुआ है कि दिल्ली से लेके AICC से लेके ब्लॉक लेवल तक चेंजेस करना है। तो उसमें फिर ये बातें चालू हो जाती हैं कि चेंज होने वाला है, तो बड़े पैमाने AICC मतलब अध्यक्ष जी का तो चेंज नहीं हो रहा, नीचे की बात है। फिर तो जितने नीचे से वहाँ CW से लेके आप ब्लॉक तक आ जाइए, तो उनने खुद ही कह दिया। वहाँ फिर बातें आने लगती हैं कि क्या हो सकता है, और फिर लोग जोड़ तोड़ करने लगते हैं, कौन आ सकता है, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। उसके अलावा बात नहीं है। भाई आप अभी तक बंद कमरे की मर्यादा रख रहे हैं, और राजनीति में हम लोग देखते आए हैं कि न जाने क्या क्या हो गया है, लोग पार्टी बदल लिए हैं। आपके पास भी तो ऑफर रहा होगा, जब कांग्रेस की सरकार रही होगी तो बीजेपी ने कहा होगा ना कि भाई देखिए बाबा साहब आप नाराज हैं, और जहाँ जहाँ नाराजगी दिखती है बीजेपी वहाँ सूंघ के पहुँच जाती है। तो आपके पास भी तो लोग आए होंगे कि बाबा साहब आपकी नाराजगी को हमको भुनाने दीजिए, आइए वहाँ डिप्टी सीएम छोड़िए, हम यहाँ मुख्यमंत्री बना देंगे। इस तरह का ऑफर रहा तो होगा आपके पास, कुछ तो डील हुई होगी, बातचीत हुई होगी। डील छोड़ दीजिए उसको, मैं कहता हूं आप लोगों के कद में डील नहीं, हटा देता हूं वो शब्द, उसको क्या बोलते, बातचीत तो हुई होगी, कोई ऑफर तो आया होगा। मेरी ये कमजोरी है कि मैं कुछ चीज़ें बोल देता हूँ, ज़्यादा बोल देता हूँ और मुश्किल में भी फंस जाता हूँ। लेकिन इसी क्रम में आपने जब पूछा है, क्योंकि ये बातें बंद कमरे वाली नहीं है, पार्टी के अंदर की मर्यादा वाली बातें नहीं है, तो ये कई दलों के तरफ से वरिष्ठ लोगों ने ये कहा कि आप आ जाओ और ऐसा। मैंने सबको यही कहा मिलने के पहले, जैसी संदेश आया था। देखिए मेरी आदत है कि अगर कहीं से कोई बात आई ऐसे कि साथ बैठें चाय पिए, तो मैं नहीं समझता कि उचित व्यवहार है कि आप मना करिए। मैं आऊँगा, लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने कांग्रेस कभी छोड़ी भी तो घर बैठूंगा, किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। फिर भी अगर चाय नाश्ते की गुंजाइश है तो मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा हुआ, ये बात सही है कि कुछ लोगों से बात हुई। अब ये मैं नहीं कह सकता कि उनके पार्टी के तरफ। बीजेपी से बात हुई थी आप? बीजेपी से भी जुड़े लोग थे, कुछ तो हल्के में होता है। जा रहे हैं तो अपने प्रदेश के ही साथी हैं, उन लोग बोल देते हैं कि आ जाओ बाबा साहब, आप तो आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। पूरा ऑफर मत बताइए, लेकिन क्या डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री तक का ऑफर था? कई बातें होती हैं, जब बातें होती हैं तो कई बातें होती हैं। दिल्ली की भी बातें रहती हैं, यहाँ की भी बात। मतलब केंद्रीय मंत्री तक का भी ऑफर था? ये जो दिल्ली की आपने बात नहीं, चर्चा केंद्रीय मंत्री तक की चर्चा थी, रहती है। कह दीजिए बाबा, आप बहुत साफ गोई से बोलते हैं और कहीं नहीं फंसते हैं आप कहीं आज तक तो नहीं फंसे? नहीं, रहती है, ये बातें रहती हैं। केंद्रीय मंत्री तक की बात। आदित्य टाइप का फार्मूला दिए होंगे, ऐसा कुछ होगा। हाँ चलिए, फॉर्मूला तो पहले ही बात बंद हो गई कि देखिए मैं पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। आज भी स्टैंड कायम है आपका? या तो कांग्रेस में और या घर में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और सूर्यांश। नमस्ते सर। सर मैं ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ की खूबसूरती पे नक्सलवाद एक काला धब्बा है और इस साल 2024 में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए, 200 से ज़्यादा नक्सली मारे गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने जब जब एनकाउंटर हुए तो सवाल खड़े किए। क्या कांग्रेस पार्टी को सेना के शौर्य पे शंका है? मैं तो आपके सवाल को एकदम से टू दी पॉइंट कर देता हूं। गृह मंत्री का अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना सर, और फिर ये कहना मार्च 2026 मृगन भाई नक्सलवाद खत्म कर देंगे, और अगर नक्सली पाताल में भी छिपे होंगे तो उनको निकलना होगा। इस बयान को आप कितनी बड़ी गारंटी के तौर पर देखते हैं और क्या इसका आप स्वागत करते हैं अमित शाह के इस बयान का? गारंटी तो होती नहीं, और जहाँ तक उनकी मंशा उन्हें व्यक्त की, स्वागत ये है। कोरोना हो गया, अन्य ऐसे इश्यूज हो गए, नक्सलवाद हो गया, ये दलगत राजनीति का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट हूँ कि ये कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं है, अत्यधिक गंभीर विषय है, जिसको कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि देश के अंदर सर्वाधिक शांति भंग होने की चुनौती नक्सलवाद से। मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा था सार्वजनिक तौर पे इस बात को। तो ये इतना गंभीर विषय है, ये कांग्रेस भाजपा का नहीं है। नक्सली और उनकी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि हिंसा के माध्यम से हम सत्ता पे कब्जा चाहते हैं, कांग्रेस या भाजपा की सत्ता पे नहीं, देश की सत्ता पे हम काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि संविधान के माध्यम से देश के लोगों का भला नहीं हो सकता। कौन पार्टी है कि उनका साथ देगी? वो किसी में भरोसा नहीं करते, उनको लगता है हम आएंगे तो ही सब कुछ ठीक हो। वो कहते हैं, वो उनका लक्ष्य है। रसिका हमारी एंकर हैं, इनका सवाल पूछ लीजिए। हाँ। सर मेरा सवाल यही है, 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आपने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो आगामी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? अभी समय है। मेरा सही में मन नहीं था 2023 का चुनाव लड़ने का, क्योंकि जो स्थिति बनी थी वो मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक नहीं है। मुझे खुद ही लग रहा था कि जितना मैं काम करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए गवर्नमेंट तो अपनी आनी है, यही सोच के ही चुनाव में भाग ले रहे थे। तो मैं अगर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो आगे भी ऐसी स्थिति ना रहे, लोगों को भी नुकसान हो रहा है, क्षेत्र को भी नुकसान हो रहा है, तो मैं पीछे होना चाह रहा था। मैंने लोगों को कहा भी, अपने साथियों को कहा भी, नहीं माने। कहा कि नहीं, ये चुनाव तो मैंने नाम भी सुझाए थे कि कैंडिडेट इनको बनाया जाए, इनको बनाया जाए, अपने बीच से अच्छे उम्मीदवार हैं, हम लोग रहेंगे, मैं रहूँगा। किसका नाम सुझाया था आपने? जीवित रहते तक मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा, काम करूँगा, फील्ड में काम करूँगा, पहल करते रहूँगा, लेकिन वो लोग नहीं माने, तो स्थिति बनी चुनाव लड़ने की। आपने जो पूछा, ईमानदारी मेरा मन नहीं था, परिणाम भी दुर्भाग्य से वैसा आ गया। राधा, ये भी हमारी एंकर हैं, राधा सवाल पूछ लो। राहुल गांधी अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो क्या पार्टी को कोई नुकसान होता है उनके बयानों से? राहुल गांधी जो कभी कभी कह देते हैं, किसी भी लीडर के बयान से प्लस माइनस हमेशा हो सकता है, और वही लीडर लंबा चलेंगे जिनके बयानों का प्लस ज़्यादा होगा, माइनस ज़्यादा होगा। प्लस माइनस दोनों जरूरी है राजनीति में। महिमा जी, जैसा कि 1 साल पूरे हो चुके हैं विष्णुदेव साय सरकार को, तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष में वार पलटवार तो हर चीज़ों को लेकर होता ही रहता है, लेकिन नंबर बताइए सर, 10 में कितने देंगे? मैंने अभी तक 4 दिए थे, अब थोड़ी मजबूरी हो जा रही है 5 देने की, कि मैंने अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रुपए की पहल की थी, अभी कुछ ही दिन पहले उनने पूरा कर दिया, तो मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। अभी बहुत कुछ और इस सरकार से, नई सरकार से उम्मीद जैसी रहती है वैसा नहीं हो रहा है, कमियां हैं, लेकिन आलोचना करने से शायद कुछ समय बाद बातें रखेंगे। विपक्ष का 1 नंबर बढ़ा देना भी बड़ा मामला है। तारीफ भी की थी सर, इन्होंने ट्वीट कर तारीफ की थी। वो तो बताया ना उन्होंने कि ईमानदारी है उनके अंदर, तो वो कई बार फंस जाते हैं। फंस जाए इन द सेंस कि लोग कहते हैं कि तो कांग्रेस के व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं। इसी इंटरव्यू में 4-5 हम लोगों ने निकाल लिया है हिसाब किताब। बाबा साहब, अपनी सरकार को कितना नंबर देते थे आप? 10 में 6, 6.5। 5 साल में 6 नंबर तक ही पहुंच पाए थे। कमियां रह गई, कमियां और रह गई, और कुछ किया जा सकता था। देखिए, इस चुनाव में क्या हुआ, जो कांग्रेस हारी, 90 सीटों में, मैं बार बार इसको विभक्त करके बताता हूँ, 44 सीटें हैं जो ग्रामीण परिवेश की मान लीजिए, 26 सीटें हैं जिसको आदिवासी अंचल, सरगुजा, बस्तर 12, 14, 26 मान लीजिए, 20 हैं जो शहरी क्षेत्र हैं जहाँ 50% से ज़्यादा शहरी आबादी है। रायपुर 100%, 4 सीटें, भिलई
और आपका वैशाली नगर 100%, ऐसे 20 सीटें जो 50% से ऊपर। 2018 के चुनाव में ट्राइबल बेल्ट में 26 में से 25 सीट कांग्रेस जीती थी, अब की 4 सीट जीती है। जो 20 शहरी क्षेत्र थे उसमें 2018 में कांग्रेस 16 सीट जीती थी। शहरी क्षेत्र बीजेपी के पक्ष में इत्यादि इत्यादि जो बात होती है, फिर भी हम 16 सीट जीत पाए थे, अब की 3 सीट जीते। ये जो चुनाव हारे हैं वो यहाँ हारे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है 44 सीट वाला, उसमें 27 सीट जीते थे, अब की 28 सीट जीते हैं। बराबर शहरी क्षेत्र में नहीं मिला आपको? शहरी और ट्राइबल। सरगुजा अंचल 0, बस्तर में 12 में 8, जहाँ 11 थे 7 सीट वहाँ कम हो गई, 14 सीट वहाँ कम हो गई, 21 और 16 में से 13 सीट यहाँ हो गई। तो ये बड़ा अंतर था। ये धर्मेंद्र जी हैं, हमारे ये पूरे आउटपुट जो भी व्यवस्था देख रही है इन्हीं की देख रेख में चल रही, सीनियर व्यक्ति हैं, तो इनके भी मन में कुछ लड्डू फूट रहे हैं सवाल के। तो धर्मेंद्र जी सवाल पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन ज़मीन में अभी तक परिणाम उसका बदलता दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिल्ली की कांग्रेस कम मेहनत कर रही है या कांग्रेस ज़मीन में बची नहीं है? कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हर पोलिंग बूथ में आपको कांग्रेस के व्यक्ति मिलेंगे। ख़त्म होने की तो बात नहीं है, और जगह कांग्रेस कमज़ोर हुई है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हम एक भी सीट नहीं जीते पश्चिम बंगाल में, तो कैसे कहेंगे कि उपस्थिति है, लेकिन बहुत कमज़ोर। यहाँ छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। यहाँ काम हो रहा है। श्रुति जल्दी से आ जाओ इधर, ये बुलेटिन में फंसी है बच्ची लेकिन कुछ पूछना चाहती है, जल्दी से एक सवाल कर लो। सर आप इतने एडवेंचरस है, आपने 20 से ज़्यादा देशों में ट्रैवल किया है। मैंने आपकी कितने देशों में? 20 से ज़्यादा देशों में, ऐसा। हाँ, और आपकी मैंने स्काई डाइविंग वाली भी वीडियो देखी। तो आपका अभी तक ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है जो मुझे भी शायद करना चाहिए, शायद दूसरों को भी करना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? मुझे नई जगह देखने अच्छा लगता है। मैं जाता हूँ तो थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेता हूँ, उस देश में या उस जगह के क्या बैकग्राउंड है, हिस्ट्री क्या थी, क्या, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। नई चीज पसंद है। स्काई डाइविंग वो तो पूरा वायरल था, आई नई चीज करवाते हैं। हाँ श्रुति आओ, आइए नई चीज करवाते हैं, एक नया प्रयोग करवाते हैं आपसे। ठीक लगा? तो सर हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करें? फ्रेम बनाए आप लोगों का? 3, 2, 1 क्यों सर? नमस्कार, मैं हूँ त्रिभुवनेश्वर सरन सिंह देव। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। छत्तीसगढ़ की जनता मुझे प्यार से TS बाबा भी कहती है। छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से राजनीति को माध्यम बनाकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। कई दायित्वों का निर्वहन कर चुका हूँ और नेता प्रतिपक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी निभा चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी दे रही है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ताली हो जाइए भाई। एंकर लिंक बड़ी थी। ये प्रयोग कैसा लगा आपको? अब पता चल रहा है कैसे होता है। क्या बोल रही रचिका? पूरा टीपी भी आपने सही पढ़ा सर। बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बैठते हैं यहाँ पर, तो ये टेस्ट हम लोग करते हैं, लेकिन आपका जो टीपी रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छा है। समझ गए श्रुति? तो नई चीज को इसलिए को प्रयोग करते रहते हैं। आइए कुछ तस्वीरें हैं। हाँ एक सेकंड, रवि इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये हाँ, ये सवाल क्या है जब पढ़ दीजिए ना रवि, आप पढ़ते जाइए। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको होना चाहिए सर? राहुल गांधी। नेक्स्ट क्या है भाई? आप पढ़ते जाइएगा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसको PM बनना चाहिए? राहुल गांधी। नेक्स्ट, देश में युवा नेताओं में किसको PM के रूप में देखना चाहते हैं? एक और ऑप्शन है, किनारे में देखिए। राहुल गांधी। आप नहीं बनना चाहते? नहीं, बनना चाहते नहीं, आपने पूछा। PM के रूप में देखना चाहते हैं। सवाल में फंस गया है। राहुल और क्या है? एक और लास्ट है, नरेंद्र मोदी के बाद आपको कौन लगता है जो PM बन सकते हैं? बीजेपी के लिए। ये बीजेपी के लिए, अभी कांग्रेस। कौन? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। क्यों सर? इनका RSS से भी बहुत अच्छा तालमेल है और दायित्व की डिलीवरी बहुत अच्छी रही है जहाँ भी इनने काम किया है, और आउटलुक बहुत बैलेंस्ड है। 2-4 सवाल हम लोग कर लेते हैं जल्दी। भूपेश बघेल से आपने कहा कि रिश्ते तो अब ठीक नहीं हैं, रिश्ते कभी सुधरने की कोई गुंजाइश है कि अब आपने अपने तरफ से लॉक लगा दिया है? मैंने ये नहीं कहा कि रिश्ते ठीक नहीं है, अब पहले जैसा नहीं। पहले जैसा हम लोग जो काम करते थे,
बातचीत होती है अभी नहीं, बातचीत में कभी कोई कमी नहीं। भूपेश ये कैसे कर लेते हैं वैसे नेता लोग ये सब? ये बताइए थोड़ा सा, सब लोग जानते होंगे जो कि आप बताइए, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश जानता है कि टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनना था, शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी ऐसी मुस्कुराते हुए बातचीत कैसे हो सकती है? आप लोगों के मन में सवाल है कि नहीं है? कैसे हो सकती है ऐसे? मन अगर स्थिर है तो मुस्कुराहट आएगी। तो मन आपका विचलित नहीं हुआ मुख्यमंत्री बनने के लिए? उतना नहीं, जब हुआ होगा तो मुस्कुराहट दब गई होगी। अच्छा, दूसरा सवाल, मैं 2-3 सवाल और बचे हैं। जितने विधायक गोलबंदी कर रहे थे, जितने विधायक एक जगह बैठे थे, इकट्ठा हुए थे और भूपेश बघेल के समर्थन में गए थे, कोई ऐसा पल आया जब वो छिप के आपके बंगले आते थे और कहते थे बाबा साहब क्या बताएं, मजबूरी थी, साथ देना पड़ा, नहीं तो हम तो आपके साथ हैं? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी तब तो आपके बंगले में भी 40 लोग टहल रहे थे। तो ऐसे जब कोई तो आया होगा, ऐसा आते रहे होंगे ना? 42-43 लोगों ने जब मुख्यमंत्री घोषणा के पहले संदेश हाईकमांड को भेजा था कि हम लोग इनको चाहते हैं। कुछ लोग तो बंगले पे थे, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, और उस दरमियान जब ये कश्मकश चल रहा था तो 90% विधायक, 90% कांग्रेस के विधायक ये कहते थे कि बाबा देखिए परिस्थिति ऐसी है, हम खुल के नहीं आ सकते, सामने नहीं आ सकते, हम लोगों को काम कराना है, कहीं अगर नहीं बदले तो कहीं हमारे ऊपर कहीं नाराज मत हो जाए। और जब चुनाव में जाना हुआ और टिकट बंटवारा हुआ तब भूपेश और मेरे में जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात थी, बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा उसमें हम लोगों में, जैसे आज आपने सवाल पूछा, तो वर्किंग अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों के बीच में मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क आया। किसकी ज़्यादा चली टिकट बंटवारे में, आपकी कि भूपेश बघेल की? कांग्रेस की चली। अच्छा, अभी किसकी चल रही है? अभी दीपक बैज जी की चल रही है, चरणदास महंत जी की चल रही है, भूपेश बघेल जी की चल रही है, या टीएस सिंहदेव जी की चल रही है? किसकी चल रही है ये भी जाते जाते बताते जाइए कि कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में किसकी चल रही है? अभी जैसा चलना चाहिए वैसी चल रही है कि सबसे सलाह करके, सबकी चल रही है, सबसे सलाह करके काम हो रहा है। आगे राजनीति में टीएस बाबा को, मैं बार बार जब आपसे बात करता हूं तो थोड़ा कनेक्शन आ जाता है मेरा अंबिकापुर का। तो टीएस बाबा को, क्योंकि मेरे लोग भी पूछेंगे मुझसे फ़ोन करके कि यार तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि आगे राजनीतिक भविष्य क्या, विधायक, मंत्री, केंद्र में जिम्मेदारी, किस रूप में टीएस बाबा को राजनीति में छत्तीसगढ़ देखे वर्तमान परिस्थितियों में? आप चुनाव में गए, हारे, लेकिन लोगों ने साथ तो दिया। आप गए, आपने मदद मांगी, लोगों ने साथ तो दिया, तो उनके प्रति आपको खड़े रहना बनता है। आपके जवाब से ये तो स्पष्ट हो गया कि आप 4 साल जनता के साथ हैं, फिलहाल हैं। और फिर उसके बाद आपने ये कहा कि वो मेरे साथी के सवाल पर कि परिस्थितियां तय करेंगी कि क्या होगा। अब मेरा अगला सवाल ये है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का किसे देखना चाहते हैं आप? जो सबको लेके चल सके। आप खुद? मौका मिलेगा अगर तो केसी वेणुगोपाल वाली जगह में नहीं जा रहे हैं तो फिर खुद? वहाँ जाने की तो बात नहीं है। देखिए, आप दिल्ली की भी बात कर रहे थे, वाइफ मेरी बीमार थी, उनका देहांत हो गया, मैं 7-1 महीने राजनीतिक या किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पाया। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया, मैंने राहुल जी से, सोनिया जी से, खड़गे जी से, प्रियंका जी से भी टाइम मांगा था, नहीं मिल पाया था, अभी मिल नहीं पाया। फ़ोन पे कभी कभी मैसेज आदान प्रदान होता है। मैंने वहाँ जाके वही कहा कि सॉरी, मैं आ नहीं पाया, आपने मेरे को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी मेंबर बनाया, आपने मैनिफेस्टो कमेटी का भी वो बनाया, संयोजक आपने बनाया नेशनल मैनिफेस्टो कमेटी। आपको अभी भी महाराष्ट्र, झारखंड और कहाँ कहाँ भेज रहे हैं कांग्रेस, भरोसा तो कर रहे हैं आपके ऊपर? तो वो मैं डायरेक्टली नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ, और मैं कर भी रहा था। प्रियंका जी से वक्त मिला आपको? नहीं मिलेगा, मैं जाऊंगा, मिलेगा मुझे। ये पिछली 5 साल में भी प्रियंका जी अगर आपको वक्त दे देती तो आपका वक्त मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा आ जाता। प्रियंका जी ने आपको वक्त नहीं दिया। उनके साथ भी इंटरेक्शन हुई, वो बंद कमरे मुख्यमंत्री वाली बातचीत, वाली बात उनके साथ भी। विस्तार न्यूज़ को आज आपने बहुत सारे ऐसे अंदर की बात बताई है जो हमारी हेडलाइन के लिए सफिशिएंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपसे बातचीत करना हमेशा ही बहुत सुखद होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसी बातचीत होती रहती है, लेकिन आप फंसते कभी नहीं हैं। आपने अभी बोला इंटरव्यू में कि नहीं मैं बीच बीच में उलझ भी जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर विस्तार न्यूज़ को इतना समय देने के लिए। थैंक यू। तो टीएस सिंहदेव साहब आज बहुत सारी बातें उन्होंने खोल कर की हैं, और आप जब इंटरव्यू देख रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये पता चल रहा है कि किस तरह की शख्सियत हैं, किस तरह का अंदाजे बयां है, और किस तरह से साफ गोई से अपनी बात करते हैं। फिलहाल मुझे और टीएस बाबा को इजाज़त दीजिए, आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।